जी हाँ दोस्तों, ईरान का पलड़ा भारी दिखते ही अचानक क्यों घिर गए मोदी और किस डर से ट्रंप करने लगे बातचीत और सुलह की बात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या अब 3 दिनों के बाद में इजराइल और अमेरिका दोनों के सामने ईरान एक मजबूत दुश्मन के तौर पर छाती ठोक कर खड़ा होने में कामयाबी हासिल कर रही है? आखिर अमेरिका के F-15 कई सारे फाइटर जेट प्लेन के गिरने के बाद और इजराइल के अंदर इजराइल के परमाणु प्लांट में से एक पर अटैक और खुद नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल दागने के बाद क्या डोनाल्ड ट्रंप अब बैकफुट पे आते हुए दिख रहे हैं? आखिर उन्होंने क्यों बातचीत की टेबल पर आने के संकेत दिए और इन तमाम चीजों के बीच में मोदी क्यों घिरते हुए नजर आ रहे हैं, विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, ऐसा लगता है कि न जाने कौन सी नस दबा रखी है नेतन्याहू और ट्रंप ने कि हमारे नॉन बायोलॉजिकल साहब ने युद्ध शुरू होने से 3 दिनों तक एक शब्द तक नहीं बोला। युद्ध ना हो, शांति हो, इतना तक नहीं बोल सके। यहां तक कि वो खामनेई जो दुनिया के नक्शे पर एक मजबूत देश के मजबूत और पॉपुलर नेता की हत्या पर शोक तक व्यक्त करने की हिम्मत तक नहीं जुटा सके। ऐसे में याद आते हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनकी बेबाकी। देखिए, खबर है, एक यूजर ने लिखा, एक वो भी प्रधानमंत्री थे साल 2005 में जब उन्हें प्रधानमंत्री बने 1 साल हुआ था। अमेरिका में अमेरिकी प्रशासन के सामने कह दिया कि इराक पर अमेरिका का आक्रमण बहुत बड़ी गलती थी। ऐसे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। 56 इंच का सीना तो नहीं था, लेकिन सच बोलने का साहस ऐसा था कि विश्व के सबसे बड़ी ताकत के सामने ना झुके ना ही डरे। Introducing our head table, I'd like to remind the audience of some of our future speakers. As far as the invasion of Iraq is concerned, it was our sincere view that it was a mistake. But this incident, ladies and gentlemen, तो दोस्तों, एक तरफ विश्व स्तर के मशहूर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह बतौर प्रधानमंत्री और एक तरफ हमारे मोदी जी, हमारे नॉन बायोलॉजिकल साहब। आप तथ्यों से आप तय खुद कीजिए। ऐसे में शिवसेना के सांसद ने तंज क्या कसा दोस्तों। उन्होंने कहा, मोदी जी आप फिर डरने लगे। किससे डर रहे हो? ट्रंप से डर रहे या फिर नेतन्याहू से? इतने बड़े नेता की हत्या पर भारत की तरफ से दुख प्रकट करना तो दूर की बात, शोक प्रकट करने के लिए 2 शब्द नहीं कह सके। आखिर किससे डर लगता है? एक समय में नेल्सन मंडेला ने कहा था कि खुमैनी मेरे नेता है। तो क्या नेल्सन मंडेला आतंकी हो गए? तो मैं ये कहूंगा कि ऐसे नेता की जब हत्या होती है तो भारत की तरफ से शोक प्रदर्शन करना चाहिए, दुख प्रकट करना चाहिए। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने और भारत के प्रधानमंत्री ने करना चाहिए। आप किससे डर रहे हो? आप इजराइल से डर रहे हो या आप प्रेसिडेंट ट्रंप से डर रहे हो? शोक प्रकट करने में आपको क्या डर लगता है? इतना बड़ा नेता जिसकी हत्या हो गई है। नेल्सन मंडेला जिसको मानता था, नेल्सन मंडेला जब ईरान में गए थे तब नेल्सन मंडेला ने कहा था कि खोमेनी साहब मेरे नेता है, तो नेल्सन मंडेला का टेररिस्ट बन गए। क्या समझते हैं लोग अपने आप? उधर कांग्रेस नेता ने मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए जो तंज कसा है, उसकी चर्चा इस वक्त चल रही है। आयतुल्लाह खामनेई साहब जो ईरान के सर्वोच्च लीडर थे, उनकी शहादत हो गई। खाड़ी युद्ध कुछ पागलपंथी के लोगों ने एक नए किस्म के आतंक को जन्म देने के लिए शुरू कर दिया। उसमें खामनेई साहब की शहादत हुई है। हजारों ईरानियन मारे जा रहे हैं, हजारों बेकसूर मारे जा रहे हैं, दोनों तरफ से बेकसूर मारे जा रहे हैं। जिंदा सिर्फ कट्टरपंथ और आतंक हो रहा है। और ऐसे में उनको खिराजे अकीदत देने की जगह अभी तक भारत की सरकार चुप है, नरेंद्र मोदी चुप है। नेतन्याहू से वो बात कर रहे हैं, यूएई के शासक से वो बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एक भी कंडोलेंस का मैसेज भारत सरकार ने अपने सबसे पुराने मित्र
जिसने हमेशा कश्मीर के मुद्दे पर हमारा साथ दिया, ऊर्जा की मुद्दे पर हमारा हमेशा साथ दिया, हमारा साथ हर जगह पर जिस ईरान ने दिया, उस ईरान के साथ आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार खड़ी नहीं दिख रही है। कोई कंडोलेंस मैसेज नहीं। कांग्रेस पार्टी ने, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने, हमारे अध्यक्ष ने इस हमले की भी निंदा की और उनकी अयातुल्ला खामनेई साहब की शहादत को भी सलाम दी। भारत की विदेश नीति जितनी शर्मसार नरेंद्र मोदी जी के शासन में हुई है, उतनी शर्मसार भारत की विदेश नीति कभी नहीं हुई। और विशेष रूप से जितने हमारे मुस्लिम वर्ल्ड के देश हैं, उन सब जगहों पर इस वक्त हमारी विदेश नीति नरेंद्र मोदी की सरकार की वजह से भारत को शर्मसार कर रही है। इस शर्म से निकलना पड़ेगा। मोदी जी अपने पुराने दोस्तों को अपने नए साथियों की वजह से नहीं छोड़ा जाता, और या फिर कोई दबाव है, अमेरिका का दबाव है, इजराइल का दबाव है, ट्रंप का दबाव है, नेतन्याहू का दबाव है, या एप्स्टीन फाइल का दबाव है, या फिर अडानी जी की फाइल का दबाव है। ये सारे दबाव की वजह से देश को आप झुकिए, लेकिन देश को नहीं झुकने देंगे। सच बात यह है कि आपकी विदेश नीति ने इस वक्त भारत को शर्मसार किया। हालांकि दोस्तों, जब दबाव बढ़ा, जब इस पर हंगामा हुआ, सोशल मीडिया पर जब आवाजें उठी, तो मोदी साहब खाना पूर्ति करने वाला उनका एक बयान सामने आया। उन्होंने क्या कहा? दुनिया में चल रहे कई तनाव पर भारत का रुख साफ है। हमने हमेशा शांति और स्थिरता बनाए रखने की बात कही है। जब दो डेमोक्रेसी एक साथ खड़ी होती हैं, तो शांति की आवाज और भी मजबूत हो जाती है। वेस्ट एशिया की मौजूदा स्थिति हमारे लिए गहरी चिंता की बात है। भारत बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए सभी विवादों को सुलझाने का समर्थन करता है। हम इस इलाके में सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पक्का करने के लिए सभी देशों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। दोस्तों, ये इतना कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है उनका, इतना कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है कि दरअसल वो फोकस किस बात पर कर रहे हैं? अपने नागरिकों को वहां से निकाल कर लाने के लिए, देशों से बात करने के लिए, या फिर अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊपर जो कुछ कर रहा है उसको लेकर के उसे ठीक ना मानने वाला, या फिर ये जंग के जो हालात बने और जंग में जिस तरीके से करोड़ों करोड़ों की बर्बादियां जो हो रही, जानो माल का नुकसान हो रहा है, उस पर चिंता, या अमेरिका के उस कदम पर चिंता जिसमें उन्होंने एक देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, सुप्रीम लीडर को सरेआम उसकी हत्या कर दी। आखिर कहना क्या चाहते हैं? मिला जुला करके देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस बयान का कोई मतलब निकलता ही नहीं है। आप निकाल कर देख लीजिए। अब दोस्तों, आप सोचिए कि एक मोदी साहब किस तौर पर चुप्पी साध कर किस तरीके से खुद को बचाने में लगे रहे। खैर, इस पर मैं और आगे आता हूं, मगर इस बीच में एक अपडेट आपको दे दूं कि क्या ट्रंप और इजराइल वाकई अब चिंतित होने लगे हैं? क्या उनको अंदाजा नहीं था कि पहले दिन से ही ईरान जिस तरीके से टिट फॉर टैट के अंदाज में जवाब देने की कोशिश करेगा, उसका प्रभाव हम पर इतना पड़ सकता है? आखिर क्यों ट्रंप बातचीत की टेबल पर आने की बात के संकेत देने लगे? दोस्तों, ये इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के नए नेतृत्व को बात करने के लिए तैयार होना चाहिए, और यह हम सब के लिए ठीक होगा, हमें भी दिक्कत नहीं। दोस्तों, यही वो ट्रंप हैं जो कल तक ये कह रहे थे कि अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद ईरान में जनता सत्ता पलट देगी। ईरान के प्रमुख आयतुल्ला अली खामेनी और ईरान सरकार के कई प्रमुख अधिकारियों की हत्या पर डींगे हाँकते हुए उन्होंने कहा था कि हमने एक निशाने में 48 को उड़ा दिया। ट्रंप ने इस हमले के बाद अमेरिका में ईरानियों के लिए जश्न की भी चर्चा की, लेकिन यह साफ हो गया कि ट्रंप को उसी ईरानी नेतृत्व से बात करने को मजबूर होना पड़ रहा है जिसे सत्ता से बेदखल कर देने का दावा करते हुए यह हमला किया गया था। इस जंग में ट्रंप के साथ नेतन्याहू भी हैं। नेतन्याहू ने ईरान की जनता से अपील की थी कि उस सरकार को उखाड़ फेंकें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकार बनी हुई है, और वही सरकार बनी हुई है। आपने क्या किया? एक 84-86 वर्ष के एक बूढ़े बुजुर्ग शख्स को आपने उसकी सांसें छीन ली। लेकिन ईरान जहां खड़ा था, उसकी जो सोच थी, उसका जो प्लान था, उसका जो टारगेट था, वो तो वैसे का वैसे है। तो फिर आपको हासिल क्या हुआ?
दोस्तों, ट्रंप का कहना है कि बातचीत में ईरान को वो सब दे देना चाहिए जो उससे मांगा जा रहा है, लेकिन अमेरिका या इजराइल को क्या चाहिए ये साफ ही नहीं है। इन दोनों मुल्कों ने ईरान पर हमला उस वक्त किया जब वो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की निगरानी में अमेरिका से वार्ता कर रहा था। मध्यस्थ देश ओमान के विदेश मंत्री ने कहा था कि वार्ता सकारात्मक रास्ते पर है और ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधि कई जगह एक दूसरे से सहमत हैं। और ठीक उसी समय अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। दोस्तों, ये तो खुली किताब है, लेकिन जिस अंदाज में, जिस तरीके से इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमारे वाले मोदी जी एक शब्द नहीं बोल सके, कौन सी नस ऐसी दबी हुई थी, यही तो सवाल उनसे पूछा जा रहा। लेकिन दोस्तों, अब ट्रंप अचानक जिस अंदाज में यू टर्न के संकेत या बातचीत के टेबल पर आने के संकेत दे रहे हैं, उसके मायने हैं। जब बातचीत अमेरिका और ईरान के बीच चल रही थी, ओमान मध्यस्थता करा रहा था, तो फिर दिक्कत कहां थी? किस बुनियाद पर ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने अटैक किया? आखिर किस कानून के तहत अटैक किया? सारे नियमों कानून की धज्जियां उड़ा करके उन्होंने रख दी। ठीक है, आप दुनिया के सबसे बड़ी शक्ति हैं, आप सुपर पावर हैं, सबसे बड़े देश के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति हैं, तो फिर ऐसे वक्त में दोस्तों, आखिर इस हमले के पीछे के कारण आपकी तरफ से जायज कारण है क्या? अब दोस्तों, वार्ता, समझौता वगैरह से ना तो ट्रंप का कोई लेना देना था। दरअसल ये ओपिनियन आ रही है, और ना ट्रंप के दोस्त या मालिक नेतन्याहू को, और ये अमेरिका के ही लोग कह रहे हैं। अमेरिका पूरी तरह जानवादी इजरायली गिरोह के चंगुल में है और उसी के इशारे पर वो फैसले करते हैं। क्या ऐसा है? तो ऐसे में सवाल ये कि जिस बिंदु को मुद्दा बनाकर ट्रंप, इजराइल दोनों ईरान पर अटैक कर रहे हैं, तो अगर अमेरिका को ईरान की परमाणु ऊर्जा परियोजना से इसलिए एतराज है कि वो परमाणु बम बना सकता है, तो ईरान ने तो 15 साल पहले ही वादा कर दिया था कि वो परमाणु बम नहीं बनाएगा। इस फैसले के लिए आयतुल्लाह की जिम्मेदार थे। उन्होंने ही ये भी कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां उनकी परमाणु ऊर्जा परियोजना की जांच कर सकती हैं आकर के। ईरान ने आज तक बम नहीं बनाया, लेकिन अमेरिका को इससे कोई लेना देना नहीं। पिछले साल भी उसने यही कह करके ईरान पर हमला किया था कि वो उसकी बात नहीं मान रहा। उस वक्त भी हमला रोक करके अमेरिका को ईरान से बात करनी पड़ी थी। अभी उस हमले को साल भर भी नहीं गुजरा, ऐसा क्या हुआ कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर दोबारा हमला कर दिया? इरादा साफ था, सत्ता परिवर्तन, अपने चिंटू मुंटुओं को बिठाना, खामनी और ईरान के शीर्ष नेतृत्व की हत्या तख्ता पलट की योजना का हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, ये नहीं हो सकता, और ना ये इजराइल के बस की बात है, ना ही अमेरिका के बस की बात है। तो फिर हासिल क्या हुआ? दोस्तों, ईरान के इतिहास को जानने वाले बार बार कह रहे थे कि ईरान इराक या फिर लीबिया नहीं है। यहां सर्वोच्च नेता के न रहने पर भी निरंतरता और स्थायित्व बनाए रखने के लिए पुख्ता और पेचीदा व्यवस्था है। इसीलिए आयतुल्लाह की हत्या के बाद भी सरकार स्थिर है। ईरान पर हमला शुरू होने के बाद और हमले के बीच में ईरान के विदेश मंत्री ने कहा था कि वो हमेशा बात करने को तैयार है ताकि उनके मुल्क ईरान पर हमला रुके। वो अमन चाहते हैं। लेकिन क्या चाहते हैं ट्रंप? क्या चाहते हैं बेंजामिन नेतन्याहू? और फिर ऐसी स्थिति में सिर्फ 3 देशों के बीच का यह मामला नहीं रह गया, इजराइल, अमेरिका और ईरान, बल्कि ये बहुत सारे देशों को अपनी चपेट में लिया हुआ है। आप देख लीजिए उठा करके अरब देशों को, जहां जहां पर अमेरिका के एयरबेस हैं, ईरान उन जगहों पर अटैक कर रहा है। कुवैत में किस तरीके से F-15 को मार गिराया गया, और एक नहीं कई सारे। जाहिर तौर पर यह जंग जिस तौर पर आगे बढ़ती हुई दिख रही है और जा रही है, दुनिया के दूसरे देश इस वक्त वेट एंड वॉच की स्थिति में है। लेकिन एक बात तो है कि अगर किसी मजबूत बड़े राष्ट्र का राष्ट्रीय अध्यक्ष, सुप्रीम लीडर, अगर कोई दूसरा देश उनकी हत्या कर दे और फिर उस लीडर को लेकर के, जिसे मोदी साहब के पार्टी के पूर्वजों ने ही जिस ईरान के साथ रिश्तों को सदियों पुराना बताया, जिस ईरान के साथ में अमेरिका के मुकाबले ईरान को ज्यादा बड़ा दोस्त बताया, उनके लिए मोदी साहब के पास 2 शब्द भी नहीं कि किस तरीके की कूटनीति है। मानते हैं विदेश नीतियां होती हैं, लेकिन विदेश नीति का तो आपने सत्यानाश कर रखा है। मानते हैं कूटनीतिक मजबूरियां होती हैं, लेकिन ऐसी कौन सी कूटनीति है जिसके बारे में देश का बड़े से बड़ा ज्ञानी तक इस बात को जान ही नहीं पा रहा है?
सिर्फ 3 लोग जानते हैं, मोदी, अजीत डोभाल और डोनाल्ड ट्रंप। इसके अलावा देश में किसी को कुछ पता ही नहीं है। इसलिए दोस्तों, जरूरी है कि ऐसे लोगों के ऊपर निगाहें रखना, कर क्या रहे हैं, कह क्या रहे हैं, सोचते क्या हैं और फिर आप पर गुजरती क्या है, माहौल कैसा तैयार करते हैं। अपनी राय लिखें।